हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को आपके पेपर की दृष्टि से 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा हूं, जिसका ये चौथा पार्ट है। अगर पिछले 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उनको भी देख लेना। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 3, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 4 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 5। तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इससे हमारा तात्पर्य यह है कि जीवा के प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 3 प्रकार के स्वर होते हैं हमारे जीवा के आधार पर। कौन कौन से होते हैं तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वो होते हैं हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है घेवर, दूसरा ऑप्शन चिमटा, तीसरा ऑप्शन अक्ल और चौथा ऑप्शन है चाट। तो हमें बताना है कि देशज शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। देशज यानी कि जिनकी उत्पत्ति देश में होती है, और हमें बताना है कि कौन सा देशज नहीं है, यानी किसकी उत्पत्ति देश में नहीं हुई है। तो बात करते हैं हम इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अक्ल। अक्ल जो है वो हमारा देशज शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारा उर्दू का शब्द है अक्ल। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, गाय कौन सी संज्ञा है, यानी कि गाय जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यवाचक, चौथा ऑप्शन है जातिवाचक। तो गाय जो शब्द है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बाकी अगर एक गाय की विशेष नाम लेकर कह देता कामधेनु, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन गाय गाय शब्द विभिन्न जातियों का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कौन, क्या, किसने। दूसरा ऑप्शन है जो, कोई, वह। तीसरा ऑप्शन है जिनका, जो, किनका। चौथा ऑप्शन है जिन्होंने, उन, पर, उसको। तो प्रश्नवाचक यानी कि जो किसी प्रश्न का बोध कराएं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कौन, क्या, किसने। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमारे कौन, क्या, किसने ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत जो शब्द दिए गए हैं वो आ जाएंगे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। खूंटी शब्द का बहुवचन होगा। तो आपके पेपर में बहुवचन से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं और विलोम शब्द भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो खूंटी शब्द का बहुवचन हमें बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है खूंटियाँ, दूसरा ऑप्शन खूंटियाँ, तीसरा ऑप्शन खूंटियो, चौथा ऑप्शन खूंटियो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एक से हैं, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हमें बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, खूंटियाँ। जो या है उस पर हमारा चंद्र बिंदु लगा होता है अंत में, ना कि खूंटियो होता है। तो ये तो हमारे गलत है, और यहाँ पे हमारा चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ पे दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रत्न, दूसरा ऑप्शन है मोती, तीसरा ऑप्शन है नकल, चौथा ऑप्शन है बचपन। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे हमारे 3 दिए गए हैं, एक ऑप्शन में नहीं है, वही हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नकल जो है वो हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, नकल शब्द हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है, यानी कि संज्ञा है उसके बाद विशेषण दिया गया है, हमें बताना है अशुद्ध यानी कि जो कि गलत बना हुआ है।
पहला ऑप्शन है बंगाल से बंगाली, दूसरा ऑप्शन है सुख से सुखी, तीसरा ऑप्शन है दिन से दैनिक, चौथा ऑप्शन है धन से धनिक। तो बंगाल से बंगाली हमारा सही है, सुख का सुखी होता है ये भी सही है, दिन का दैनिक होता है ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है धन का धनिक। धन का धनिक नहीं होता बल्कि धनी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध दिया गया है। यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन का धनिक नहीं होता, धनी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है संप्रदान कारक, दूसरा ऑप्शन अपादान कारक, तीसरा ऑप्शन संबंध कारक, चौथा ऑप्शन अधिकरण कारक। तो भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, जब भी किसी वस्तु को देने की बात की जाती है वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब भूखे को अन्न दे देंगे और प्यासे को जल दे देंगे तो वो हमारा दान के अंतर्गत आएगा, और जब भी किसी वस्तु का दान करते हैं वो हमारा संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। कुसुम घर गई, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? पहला ऑप्शन आसन्न भूतकाल, दूसरा ऑप्शन सामान्य भूतकाल, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, और चौथा ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो गया लेकिन वो अपूर्ण भूतकाल होगा, पापे ऊ की मात्रा होगी। तो हमें बताना है कुसुम घर गई कौन सा काल है? तो ये हमारा कुसुम घर चली गई, तो यहाँ पे हमारा सामान्य भूतकाल आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है विक्रम खेल रहा है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा ऑप्शन संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, और चौथा ऑप्शन है संभाव्य वर्तमान काल। तो विक्रम खेल रहा है यानी कि अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो यहाँ हमारा अपूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कार्य अभी जारी है, पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए अपूर्ण, और रहा है यानी कि वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। धीरे धीरे चलिए, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? पहला ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये धीरे धीरे शब्द आपको जब भी क्रिया विशेषण से प्रश्न आता है आपको यही शब्द देखने को मिलता है, धीरे धीरे। तो आपको मन में अपने बैठा लेना है कि धीरे धीरे शब्द में जब भी क्रिया विशेषण पूछेगा तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हर बार यही उत्तर होगा जब भी धीरे धीरे में क्रिया विशेषण पूछा जाएगा, और ये सीधे सीधे ऐसे ही रिपीट होता है, पेपर में लिखा होता है धीरे धीरे चलिए, या किसी वाक्य के अंतर्गत धीरे धीरे प्रयोग किया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह कौन सा क्रिया विशेषण का प्रकार है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से दुर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया दुश्शील, दूसरा ऑप्शन दुर्विचार, तीसरा ऑप्शन दुराचरण, चौथा ऑप्शन दुराचार। तो दुर उपसर्ग से जो शब्द नहीं बता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुश्शील। ये हमारा दुर उपसर्ग से नहीं मिला है, ये हमारा दुस उपसर्ग से मिलकर बना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निर्बद्ध शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग है। पहला ऑप्शन निर्बद्ध, दूसरा ऑप्शन निर्बद्ध, तीसरा ऑप्शन निबिद्ध। तो हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो रा होगा वो हमारा आधा होगा, निर्बद्ध मिलकर के निर्बद्ध शब्द का निर्माण करेंगे। निर और बद्ध इस प्रकार से मिलकर मूल शब्द हमारा निर होगा, जिसमें रा हमारा हलंत प्रयुक्त यानी कि आधा होगा, और मूल शब्द हमारा होगा बद्ध। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आल, आला व ऐरा किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं?
पहला ऑप्शन गुणवाचक, दूसरा ऑप्शन भाववाचक, तीसरा ऑप्शन संबंधवाचक, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी हमारे प्रत्यय हैं संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आल, आला, बा, एरा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लोइक, दूसरा ऑप्शन किक, तीसरा ऑप्शन अक और चौथा ऑप्शन इक। तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय है वो है हमारा इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा इक प्रत्यय लौक शब्द में एक प्रत्यय मिलकर के लौकिक शब्द का निर्माण करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपार शब्द का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है? पहला ऑप्शन है दोष, दूसरा ऑप्शन असीम, तीसरा ऑप्शन अनंत और चौथा ऑप्शन बेहद। तो अपार शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर दोष सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोष में हमारा इसका पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये अपराध का बोध करा रहा है। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। इच्छित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अनिच्छा, दूसरा ऑप्शन अनिच्छित, तीसरा ऑप्शन अनिच्छुक, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इच्छित शब्द का विलोम यानी कि उसका उल्टा क्या होगा? तो इच्छित का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी अनिच्छित। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनिच्छित। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में आसक्ति और आसति युग्म का सही अर्थ है? यानी कि हमें बताना है कि आसक्ति का अर्थ क्या है और आसक्ति का अर्थ क्या है और कौन से विकल्प में सही दिया गया है। तो आसक्ति का मतलब अनुरक्ति होता है और आसति का मतलब निकटता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुरक्ति और निकटता। ये हमारे सही विकल्प में दिए गए हैं जो कि हमारे युग में ठीक प्रकार से लिखे गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी कि इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन पूर्ण विराम चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है अपूर्ण विराम चिन्ह और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुम कब आओगे यानी कि प्रश्न कर रहे हैं हम किसी से, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा तुम कब आओगे के बाद में लिखा जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अपनी वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वें प्रश्न की, जो कि है न्यूनाधिक शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है गुण स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन वृद्धि संधि और चौथा ऑप्शन है यड़ स्वर संधि। तो न्यून अधिक न्यूनाधिक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो न्यून और अधिक बनेगा, जो कि हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़े आ का निर्माण करेंगे, जो कि हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। मैं करके भी दिखाता हूँ। न्यून और अधिक हमारा इसका संधि विच्छेद बनेगा। ये हमारा न्यून और अधिक हो गया। अब इस ना का जब हम विच्छेद करेंगे तो हलंत के साथ में ना और ये छोटा आ मिलके और यहाँ से छोटा आ मिलके बड़े आ का जब इन दोनों का संधि किया जाएगा तब बड़े आ का निर्माण होगा और यही हमारा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 20 प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।